मेरा नाम वरुण कुमार है। मैंने बीपीएससी की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और यूपीएससी की परीक्षा में 697th। तो बीपीएससी में उधर मुझे डिप्यूटी एसपी मिला है और यूपीएससी में इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज। तो मैं अभी यूपीएससी टाइम इंडिया के माध्यम से अभी आप लोगों से लाइव बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जो भी सवाल हैं आपके, आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूँगा उनको एड्रेस करने का। तो उसके पहले कुछ कॉमन से डॉट्स जो होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी के बारे में बताता हूँ। मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ाई की है इकोनॉमिक्स में। 2018 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। फिर 2018 में मैंने डिसाइड किया कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। तो क्या हुआ कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो अब मेरे परिवार से कोई सिविल सर्वेंट वगैरह नहीं था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो इतना आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे किया जाता है। तो खुद से ही सब कुछ कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें पता चली, काफ़ी कुछ नहीं पता चल पाया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट फेल कर गया। फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया मैंने। तो सेकंड अटेम्प्ट दिया तो उसी समय ध्यान आया कि यार कुछ प्लान बी होना चाहिए। तो प्लान बी के लिए हमने बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया। तो बीपीएससी का दिया और यूपीएससी का दोनों दिया, और भगवान की कृपा से दोनों ही हो गया इस साल। तो बीपीएससी में थर्ड रैंक आ गया और यूपीएससी में 697th आ गया। तो ये थी मेरी यूपीएससी की जर्नी। और सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में जैसा कि आप लोगों को पता है कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको काफ़ी स्ट्रैटेजिकली करना होता है। और अब प्रीलिम्स इतना रैंडम हो गया है कि कुछ पता नहीं चलता है। मतलब कोई भी आप बुक लिस्ट फॉलो कर लो, किसी भी सिलेबस को फॉलो कर लो, काफ़ी मुश्किल है कि आप प्रीलिम्स का एक पैटर्न निकाल पाओगे। तो प्रीलिम्स की एज सच कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। वही है कि जो बेसिक बुक्स आपके प्रिस्क्राइब्ड हैं, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, या हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बेसिक बुक्स हैं। ये यूपीएससी टाइम वाले आपसे शेयर कर देंगे अपने पोस्ट के थ्रू, मैं इनको भेज दिया करूँगा। तो इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आप ये सारे जो बेसिक किताब हैं इसको पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते रहिए, मॉक देते रहिए। और इसमें एज सच कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मतलब। और मेंस की बात करते हैं तो मेंस में इम्पॉर्टेंट होता है। मेंस में जैसे मैं समझता हूँ कि राइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जो नेचुरली काफ़ी अच्छा लिखते हैं तो वो तो मेंस को काफ़ी इजी फील करेंगे, कि उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेंस में। अगर वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनको, उनके लिए इजी हो जाएगा। और काफ़ी लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस अलग होता है, बट ऐसा होता नहीं है। कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही सिलेबस एक ही होता है, कि दोनों के सिलेबस में कोई ख़ास अंतर नहीं है। तो राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? तो जैसे मैं क्या किया करता था कि मैं हर दिन नहीं, मैं एक सप्ते में टारगेट रखता था कि एक सप्ते में मैं 5 क्वेश्चंस लिखा करूँगा। तो मैं वही 5 क्वेश्चंस लिखा करता था, सप्ते में टारगेट बना लेता था। ऐसा कोई स्टिफ रूल नहीं था कि एक दिन में ही पाँचों लिखना है। और इंटरव्यू इंटरव्यू यार यूपीएससी का काफ़ी रैंडम होता है। मतलब इसमें लोग बोलते हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं, या अम, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं कि आप कैसे हो, काम हो, कंपोज्ड हो, कॉन्फिडेंट हो। बट मैं जो समझता हूँ यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है चीज़, वो है आपकी नॉलेज। तो अगर आप ने सारी किताबें पढ़ रखी है, सारा नॉलेज है आप में, तो सामने सब कुछ खुद ही आ जाएगा। क्योंकि जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे और अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी, तो फिर वो काम कंपोज़र मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ भी सबसे ज़्यादा नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इंटरव्यू में ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं प्रीलिम्स मेंस के समय, एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स की कोई मैगज़ीन पढ़ लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू के समय क्या होता है कि हम 4-5 न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो यूपीएससी बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, तो वो न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। तो अब कौन मेंबर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता है ये बता पाना, सोच पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए 4-5 न्यूज़पेपर ही पढ़ लिया करो, तो वो बेटर होता है। यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है? देखो, अब वो कन्वेंशनल ज़माना चला गया जब एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। अब है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एनसीईआरटी में मैं समझता हूँ जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री,
तो हिस्ट्री के जितने भी एनसीईआरटी के बुक्स हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ज्योग्राफी का जो 11th-12th है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप बाकी इग्नोर कर सकते हैं बाकी के एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें? देखिए मतलब जी, क्योंकि जैसे जो पुराने वाले एनसीईआरटी थे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न करके, तो वो तो काफ़ी बेसिक सी बुक है। जैसे बिपिन चंद्रा सतीश चंद्रा की जो किताब है ये काफ़ी बेसिक सी बुक है। और जो नए वाले अब जो एनसीईआरटी आते हैं उसमें थीम्स आते हैं, तो थीम्स में भी अब आर्ट एंड कल्चर वगैरह काफ़ी रहता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें भक्ति मूवमेंट वगैरह, सूफी सेंट्स वगैरह दिया हुआ है, तो आपको वो भी कर लेना चाहिए। नया पुराना जैसा कुछ नहीं है, तो आप दोनों ही कर सकते हैं, ओल्ड न्यू दोनों ही। यूपीएससी के लिए कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? यार देखो यूपीएससी के लिए ऐसे कोई फिक्स्ड नहीं है, मतलब डिपेंड करता है आपकी मेमोरी पावर कितनी है। अगर आपकी मेमोरी पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो आप पढ़ लो 2 ढाई 3 साल का, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे 1 से 1.5 साल तक का आप कवर कर सकते हैं किसी भी 2 मैगज़ीन से। जैसे मैं विज़न आईएएस और आईएएस बाबा का किया करता था, तो आप किसी भी 2 मैगज़ीन से कवर कर सकते हैं। यूपीएससी में न्यूज़पेपर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं? यार देखो, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि न्यूज़पेपर्स लगातार पढ़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कहीं आपको अलग से इम्पोर्टेंस नहीं इम्पोर्टेंट होती है। आपको प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगी, मेंस में सबसे ज़्यादा इसका काम आ जाता है, क्योंकि जो आंसर राइटिंग आप करते हो तो उसमें लैंग्वेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो लैंग्वेज इससे, जैसे हिंदू जो है, जो हम द हिंदू पढ़ते हैं जो हम लोग, तो इसमें लैंग्वेज काफ़ी टफ होता है, नए नए वर्ड्स हम लोग सीखते हैं, तो ये इसका यूसेज है जो आप पढ़ने से ही आएगा आपको, तो आपकी मेंस की राइटिंग भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। यूपीएससी में मैगजीन्स कितनी इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नोट्स के फॉर्मेट में रहता है ना। न्यूज़पेपर से आप हर दिन नोट्स नहीं बना सकते हो, 25 पेज रहता है, कितना नोट्स बना लोगे। बढ़िया है यार, समय बचाओ, किसी भी कोचिंग का नोट्स उठा लो, विजन आईएएस का या नेक्स्ट आईएएस का या जिसका भी है, मतलब जिस भी कोचिंग को आप फॉलो करते हो या पढ़ते हो वहाँ के नोट्स उठा लो और बस पढ़ो। तो मैगजीन्स इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने डेली कितने घंटे पढ़ाई की? अ, यार मैंने, जैसे मेरा शेड्यूल थोड़ा टेढ़ा हुआ करता था। मैं 10 बजे उठा करता था, फिर 10 बजे उठ के 11 बजे तक ब्रेकफास्ट नहाना धोना करके 3 घंटे पढ़ाई करता था। फिर 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर से 3 घंटे पढ़ाई की, उसमें लंच कर लेता था मैं। फिर शाम में थोड़ा खेलने कूदने जाया करता था, फिर 3 घंटे की आके पढ़ाई करता था। तो ऐसे ही 9 से 10 घंटे मैं पढ़ लिया करता था। तो 9 से 10 घंटे मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। अगर आप हर दिन पढ़ते हो तो आपको हर दिन 14-15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 14-15 घंटे आप पढ़ोगे तो उसमें आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो हेल्थ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? तो हेल्थ का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। आपने कौन-कौन से सोर्सेज़ बुक लिस्ट को फ़ॉलो किया? हाँ, सब्जेक्ट वाइज़ बताते हैं। मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, सिर्फ लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा की एनसीईआरटी जो आती है, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम, और एक वर्ल्ड हिस्ट्री की जो किताब आती है। फिर ज्योग्राफी के लिए वही हो गया हमारा एनसीईआरटी 11th-12th के 4 किताब हैं, ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी, तो ये चारों कर लेना आप ज्योग्राफी के लिए। और अगर आपको एडिशनल करना हो, अगर मेंस के लिए भी साथ साथ कर रहे हो, तो जीसी लियोंग पढ़ सकते हो, और उसमें ज्योग्राफी में सेंसस के डेटा वगैरह होते हैं उसको पढ़ सकते हो। इसमें एटलस वगैरह का रोल होता है, तो वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप खरीद लेना, ये अपने पास में रखना। कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो वो कर लिया करो, उसमें मार्क वगैरह। और इकोनॉमिक्स के लिए, यार इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल ही था, तो इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट फिर भी एक श्रीराम आईएएस की आती है इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1 2 3 करके, मैं उसको फॉलो किया करता था। और इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस सब करते हैं, वही करना है। और कौन से सब्जेक्ट रह गए? करंट अफेयर्स यार न्यूज़पेपर से करो, और ये क्या कहते हैं, जो मैगजीन्स होती हैं हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स वगैरह, तो उनसे कर लिया करें आप। आपने निबंध की तैयारी कैसे की? मैंने निबंध के लिए
जो टीना डाबी हैं, जो जिनका रैंक बनाया था 2015 में, तो मैंने उनको फॉलो किया था। तो मार्केट में उनकी किताब मिलती है, टीना डाबी के लिखे हुए 7-8 एसेज हैं। तो मैंने उसको काफ़ी स्टडी किया था कि टीना डाबी ने कैसे सब कुछ किया है, किस एक प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज़ किया था इंट्रोडक्शन। फिर मान लो कोई टॉपिक है पॉवर्टी, तो पॉवर्टी का इंट्रोडक्शन करना है, तो उसमें पॉवर्टी को किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने जैसे डिफ़ाइन किया है वैसे डिफ़ाइन कर दिया हमने पॉवर्टी को, कि पॉवर्टी $1.90 के नीचे रहने वाले लोगों को उसको पॉवर्टी में गिनते हैं। और फिर एक जनरल डेफिनेशन दे दिया कि पॉवर्टी इज़ द डिप्राइवेशन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, स्कूलिंग, वट मतलब जो भी है, मतलब जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का डेफिनेशन है वो आप कोट कर दो। फिर उसमें कॉजेज़ लिख दो। कॉजेज़ में जैसे हो गए, अब कॉजेज़, सॉल्यूशन और इम्पैक्ट्स, ये तीनों आपको साथ साथ करना है। अब इसमें काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, तो ये सारे डायमेंशंस आपको ऐड करने हैं। अच्छा, ऐसे में एक काफ़ी मतलब रोल होता है उसका क्या कहते हैं, कोट्स का। तो आप उसमें कोट्स ऐड कर सकते हो। जैसे पॉवर्टी पे तो काफ़ी सारे कोट्स हैं, पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट कर्स, या बाबा साहेब अम्बेडकर के भी कोट्स हैं, या नेहरू के भी कोट हैं, या गांधी जी के भी कोट हैं, तो काफ़ी सारे आप कोट कर सकते हो। आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की? आंसर राइटिंग जैसे करते हैं, बस कलम उठाओ, एक पेज लो और आंसर लिखना शुरू करो। मतलब क्योंकि वेट करते रह जाओगे तो आंसर राइटिंग कभी कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए है जो आंसर राइटिंग, मतलब किताब पढ़ो। जैसे आपने हिस्ट्री अगर पढ़ ली है तो हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाओ और आंसर लिखना शुरू करो। मतलब एक सही समय का वेट नहीं करो कि जब सारा पढ़ लेंगे तब है जो आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे, तो उससे फ़ायदा नहीं है। आप शुरू से ही करते रहो, जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो उसी में से थोड़ा सा समय निकालो और आंसर राइटिंग करते रहो। क्योंकि जब प्री पास कर जाओगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो है ना, तो वो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते ही रहो। आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताइए। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें? यार देखो, मैं तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे लगता है कि जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है आपका, वहाँ से आप चुन लो। जैसे मेरा इकोनॉमिक्स था तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले लिया। बट अगर किसी को नहीं चुनना है तो आप थोड़ा सा, ये काफ़ी सारे रिसोर्सेज डेटा अवेलेबल हैं, गूगल आप कर लेना कि कौन सा ऑप्शनल चूज़ करें। वो सारा डेटा दिखा देगा आपको कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आते हैं, इस सब्जेक्ट से कितने क्लियर होते हैं। तो ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। और आप जैसे कि एंथ्रो का काफ़ी रहता है, एंथ्रो में काफ़ी नंबर उठते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, और उससे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स भी रहते हैं। तो फिर आप देखो कि अगर आप एंथ्रोपोलॉजी लेते हो तो वो सब्जेक्ट आपको समझ आती है कि नहीं आती है। अगर आती है तो अच्छी बात है, आप उस और अब पढ़िए, क्योंकि नंबर उसमें आएंगे भर के। बट मैं सजेस्ट करूँगा जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो आप उसी को रखना। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? यार मतलब देखो, इम्पोर्टेंट तो है प्रोवाइडेड कोई अच्छा कोचिंग मिल जाए, लेकिन अब क्या है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है यूपीएससी का, तो अब अच्छी कोचिंग मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। तो क्योंकि ये पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, 2-2.5 लाख रुपए लेते हैं। मैंने खुद कोचिंग की थी, मैंने जो कोचिंग की थी मैंने उसको छोड़ दिया था 3-4 महीने में। तो अगर आप स्किप कर सकते हो, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको आइडिया दे सकते हैं कि कैसे तैयारी की जाए या कुछ भी कैसे किया जाए यूपीएससी के लिए, तो आप कोचिंग स्किप कर सकते हो। और वैसे भी अभी तो ऑनलाइन का सिस्टम सारा चल रहा है, तो आप देख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और ऑनलाइन में जो मीडियम्स अवेलेबल हैं ये मतलब बेटर हैं ऑफलाइन क्लासेस से, तो आप ऑफलाइन वाली क्लासेस स्किप कर सकते हो अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी में टेस्ट सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे यूपीएससी के प्रोसेस में, टेस्ट सीरीज़ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, टेस्ट सीरीज जब आप देते हो तो आपको पता चलती है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो या कहाँ सही कर रहे हो, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आपका वीक एरिया कौन सा है। स्ट्रॉन्ग एरिया है तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, और वीक एरिया है जो भी तो उस पर वर्क करना है। तो अब जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए 70-80 मार्क्स दिए थे, और मैं जितना मैं लोगों को जानता हूँ सब ने लगभग 70-80 100 मार्क्स दिए ही हैं प्रीलिम्स के लिए। तो
टेस्ट सीरीज़ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और ये आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठा लो, क्योंकि ये सारे कोचिंग वाले सेम ही है। ये सब एक दूसरे का ही क्वेश्चन ऊपर नीचे करके दे देते हैं, तो ये किसी का भी आप उठा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है? यार इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जो जो भी वीडियोस वगैरह आप देखते हो, एलिमिनेशन ट्रिक्स इन यूपीएससी की, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को बिल्कुल ही काट दें सबसे पहले, तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर से आएगी, उसको प्रैक्टिस करने से। तो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर जो है आपको एक रियल क्वेश्चन पेपर का फील देगा, जो कि मॉक टेस्ट पेपर्स आपको नहीं दे सकते हैं। ये तो बस ऐसे ही आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये उसी तरह से है। तो यूपीएससी का जो ओरिजिनल पेपर्स होता है, जो पास्ट ईयर पेपर्स होता है, उस तो वो आप कर सकते हो। यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज़ करें? ये जो भी आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन रहा है, आप उसको चूज़ कर लीजिए। अगर हिंदी में पढ़े हैं तो हिंदी चूज़ कर लीजिए, अगर इंग्लिश में पढ़े हैं तो इंग्लिश चूज़ कर लीजिए। लेकिन कि आप लोग को भी पता ही होगा कि हिंदी के बच्चे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो उनका सिलेक्शन रेट काफ़ी घट गया है ना? तो इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है सब जगह। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब हिंदी में भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कम हो रहे हैं काफ़ी। तो आप देख लीजिए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश को चूज़ कर लीजिए, और अगर आप में विश्वास है कि आप हिंदी के साथ भी सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप हिंदी रखिए अपना सब्जेक्ट। क्योंकि लास्ट मोमेंट में मीडियम चेंज करने से काफ़ी दिक्कतें आएंगी। प्रीलिम्स तो पास कर जाओगे, बट मेंस में काफ़ी दिक्कत आएगी। यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? यार यूपीएससी की तैयारी में मैं सजेस्ट करूँगा कि सोशल मीडिया से दूर ही रहो, क्योंकि ये काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग होता है। आजकल इतने मीम वगैरह बनते हैं, इतने शॉर्ट्स रील्स सब कुछ ही बनते रहता है, तो ये काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग होता है ना? तो यहाँ से आप दूर रह सकते हो। और सोशल मीडिया जैसे एक टेलीग्राम होता है, तो टेलीग्राम पे आप टॉपर्स के चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इन्होंने काफ़ी सारे चैनल बना रखे हैं। एक सीएसई विकी करके वेबसाइट है, तो वहाँ से आप पढ़ भी सकते हो सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, उनकी बुक लिस्ट क्या थी, सब कुछ ही आप वहाँ से कर सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह से दूर रहें तो बेहतर होगा, और बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह का अच्छे से यूज़ करें, जुडिशियसली यूज़ करें। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी जो काफ़ी सारे टॉपर्स हैं जो यूपीएससी में टॉप किए हैं, वो दिल्ली आके नहीं करते हैं, वो तो अपने होम स्टेट से ही कर लेते हैं। दिल्ली का एक हवा बना हुआ है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आना ही पड़ेगा, तो आप दिल्ली अवॉइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अ, जो भी है, जो करंट अफेयर्स है, या द हिंदू न्यूज़पेपर है, या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, ये एक्सेसिबल हो आपके पास। कि आप अमेजन फ्लिपकार्ट का ज़माना है यार, मतलब तो ये तो आप ऑर्डर करवा लो, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन? यार ये तो बिल्कुल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कि मतलब कर लो जैसी इच्छा है। मतलब ऑनलाइन अगर पढ़ने में दिक्कत नहीं है तो ऑनलाइन कर लो, और कि मैं जैसे ऑफलाइन ही किया करता था, मेरे को ऐसे मोबाइल वगैरह में पढ़ना नहीं पसंद था, तो मैं किताब से ही पढ़ता था, अपना नोट्स वगैरह ही बनाता था, तो वहीं से कर लिया करता था। तो मुझे ऑफलाइन पसंद था, बट मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको ऑनलाइन पसंद था। वो एवरग्रीन नोट वगैरह जो होते हैं उसमें लोग बनाया करते थे, तो मैं ऑफलाइन ही किया करता था। सिलेबस समझ नहीं आता है, क्या करें? यार सिलेबस छोड़ दो। सिलेबस काफ़ी टीचर्स बोलेंगे सिलेबस वर्ड टू वर्ड पढ़ो, वहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। कि प्रीलिम्स में आप बुक पकड़ लो, लक्ष्मीकांत पॉलिटी पॉलिटी पूरा पढ़ जाओ लक्ष्मीकांत से, तो उसमें सिलेबस की आपको नीड नहीं पड़ेगी। वो बिल्कुल ही पॉलिटी गवर्नेंस है, सब कुछ ही लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा। तो आप सिलेबस वगैरह पे ध्यान मत दो। जो बेसिक बुक्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये पांचों प्लस करंट अफेयर्स फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप कर लो, ये हो जाएगा। तो सिलेबस ही रटने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टीचर्स बोलते हैं कि सिलेबस आप रट जाओ, रटा होना चाहिए एक एक, बट वो ज़रूरी नहीं है। आप मैप समझ नहीं आता है, क्या करें?
हाँ यार, मतलब मैप्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो वो मुश्किल है थोड़ा। तो जैसे मैं क्या किया करता था कि मैंने मैप्स अपने रूम में टांग रखा था, बट ऐसे देखता नहीं था हमेशा। तो जैसे कभी न्यूज़पेपर में किसी जगह के बारे में पढ़ लेता था तो उसको मैं अपने फ़ोन में देख लिया करता था, गूगल मैप्स में ज़ूम कर कर के उसके आसपास में कौन से कंट्री हैं। तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, एक न्यूज़ लगातार 7-8 दिन चलती है ना? तो तो 7-8 दिन चलती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप हर दिन देख लेते हो, हर दिन देख लेते हो तो याद हो जाता है। फिर आप कभी चलते फिरते दिख जाएगा मैप तो चमकेगा कहीं दिमाग में कि अच्छा ये तो हमने देखा था गूगल मैप्स में, ये तो वही जगह है। तो मैप्स वैसे कर लिया करो, फिर गूगल मैप्स में देखोगे तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, तो वो भी ठीक रहेगा। नोट्स कैसे बनाएं? तो यार देखो, नोट्स बनाने के लिए ना आपको किसी भी किताब को कम से कम 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या किया करता था कि जैसे मैं लक्ष्मीकांत की बात करता हूँ तो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा, लक्ष्मीकांत मतलब फर्स्ट रीडिंग दी मैंने लक्ष्मीकांत से। तो एक बार किताब पढ़ लिया पूरा। तो उसमें मैं कुछ करता नहीं था, कोई अंडरलाइनिंग वगैरह नहीं करता था। और सेकंड टाइम में जब करता था तो उस समय मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया करता था, तो उससे काफ़ी चीज़ें फ़िल्टर हो गई। थर्ड टाइम जब पढ़ता था तो उससे हाइलाइटर से अंडरलाइन कर दिया करता था, तो और चीज़ें फ़िल्टर हो गई। तो इससे क्या होता था कि जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो निकल के आती थी। और फोर्थ टाइम जब पढ़ता था तब मैं नोट्स बनाया करता था, तो ऐसे ही मेरी 4 से 5 रीडिंग हो जाया करती थी, तो फिर वो हो जाता था नोट्स का। और फिर नोट्स रिवाइज़ करना आसान होता है ना आपके लिए। आप सोचो लक्ष्मीकांत कितनी मोटी किताब है या स्पेक्ट्रम कितनी मोटी किताब है, आप वो रिवाइज़ नहीं कर सकते हो पूरा, लेकिन आप अपने नोट्स को 1-2 हफ्ते में रिवाइज़ कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से नोट्स तो बनाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, रिवीजन कैसे करें? रिवीजन रिवीजन सर, रिवीजन कैसे करें? जैसे मैं क्या क्या करता था कि जैसे मैं महीने भर का टाइम देता था खुद को कि एक महीने में मेरे को ये स्टैटिक सिलेबस जो भी है ये ख़त्म कर देना है। तो मैंने जो पॉलिटी के नोट्स बनाए थे वो मैंने इस तरह से बनाए थे कि मैं उसको कवर कर लूँ 7 से 8 दिन में, या हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे तो उसके भी 7 से 8 दिन में। और स्टैटिक में हमारे क्या सब्जेक्ट्स होते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। तो ये चारों मैं कर लिया करता था, ये एक महीने के अंदर मैं रिवाइज़ कर लिया करता था। तो हर एक अ, दूसरे महीने में मैं ये सारे स्टैटिक पोर्शन कर लिया करता था, और जो बीच का एक महीना होता था उसमें मॉक्स दे दिया करता था। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? हम्म, यार देखो, पढ़ाई में तो मन लगाना पड़ेगा क्योंकि बिना पढ़ाई के काफ़ी मुश्किल है। हर दिन पढ़ना पड़ेगा आपको, मतलब अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने एक सप्ते पढ़ाई की और अगले सप्ते आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप कंसिस्टेंट रहिए अपने पढ़ाई में, तो वो आपको हेल्प करेगा। और पढ़ाई में मन इसमें क्या होता है, कभी कभी इंसान यूट्यूब पे कुछ मीम्स वगैरह देख लो, शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह देख लो, थोड़ा टाइम पास कर लो आधा घंटा, फिर खुद ही गिल्ट आ जाएगा कि यार काफ़ी ज़्यादा टाइम पास कर लिया मैंने, अब तो पढ़ लेना चाहिए वापस से। तो वैसे हो जाएगा। मेरी तरफ से कुछ टिप्स नहीं यार, बस पढ़ाई करते रहो। एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना अपने स्केड्यूल में, जो भी स्केड्यूल आप फॉलो करते हो उसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के यूपीएससी की तैयारी कर पाना काफ़ी मुश्किल है। दूसरी बात, आप कंसिस्टेंट रहना, हमेशा हर दिन पढ़ाई करना। आपको सप्ते में एक दिन ब्रेक लेना है तो ले लो, पूरा सप्ते एक सप्ते का ही ब्रेक मत ले लेना, क्योंकि अगर आप एक सप्ते का ब्रेक ले लोगे तो वो पूरा जो आपने एक सप्ताह पहले जो पढ़ा है वो पूरा बेकार हो जाएगा। इसीलिए एक सप्ते का ब्रेक मत ले लेना, एक दिन का ब्रेक लेना। संडे सैटरडे को भी एक दिन आप डिसाइड कर लो, सब दिन तो सेम ही होता है जो तैयारी करते हैं उनके लिए, तो आप किसी एक दिन डिसाइड कर लो। और तीसरी बात, नॉन कॉम्प्लेसेंसी। आप कॉम्प्लेसेंट मत होना कभी पढ़ते पढ़ते, आप दोस्तों से बात करते रहना जो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, घर पे जब आप अकेले पढ़ते रहते हो तो आपको तो लगता है यार आप पढ़ ही रहे हो 7-8-10-12 घंटे, इससे ज़्यादा क्या कर लोगे, नंबर भी आ रहे हैं ठीक ठाक। तो आप थोड़ा दोस्तों से बात किया करो, क्योंकि उनके जब नंबर ज़्यादा आएंगे तो आपको डिमोटिवेशन फील होगी, तब आपको लगेगा कि नहीं और भी पढ़ना चाहिए यार हमें। तो नॉन कॉम्प्ला मतलब कॉम्प्लासेंट नहीं होना है ना। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और नॉन कॉम्प्लासेंसी, ये 3 चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। आई गेस मैंने सारे डॉट्स क्लियर कर दिए हैं। एक बार मैं कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ।
सर इकोनॉमिक में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसको कैसे तैयार करें, इसके बारे में कुछ बताइए। सर इंडियन इकॉनमी, अगर आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है वो पढ़िए। उसके बाद आप श्रीराम आईएएस की इंडियन इकॉनमी आती है पार्ट 1 2 3, ये आप पढ़ सकते हैं। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला था, तो आई गेस इससे आपको भी मिल जानी चाहिए। रिवीजन टेक्निक मैंने बता दी थी कि 1 महीना का टाइम फ्रेम दो, चारों स्टैटिक सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, फिर अगले 1 मंथ में आप करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर से जो नोट्स बनाए हैं वो सब आप कर लो। मेंस के लिए नोट्स बनाने चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल यार, मेंस के लिए नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपके पास 2-3 महीना ही होता है, 2 ढाई महीना, तो उसमें करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप नोट्स बना लेने से अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप 2 महीने में सारा ही रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि उसी 2 महीने में रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, तो साथ-साथ करते रहो तो अच्छा रहेगा। लक्ष्मीकांत बुक आपने? यार फर्स्ट टाइम मेरे को 4-5 महीने लग गए थे, बट फिर उसके बाद 10-15 दिन में मैं कर लिया करता था। फिर उससे जो मैंने नोट्स बनाए थे वो तो मैं 1 हफ्ते में कर लिया करता था। तो इसीलिए नोट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, वरना हर बार 15-20 दिन लगेंगे आपको एक ही किताब में। यार देखो, ये सबके ही साथ दिक्कत होती है, जो पढ़ा है हमने वो याद नहीं रहता है। तो इसके लिए है, क्योंकि साल भर पढ़ते हैं ना, और इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं कि याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप उसको बार बार पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है काफ़ी बार, बट आज भी मेरे को याद नहीं है लक्ष्मीकांत से काफ़ी चीज़ें। तो आप उसको बार बार पढ़ते रहिए, हो जाएगा, आ जाएगा कहीं पर, क्योंकि प्रीलिम सबकॉन्शियस माइंड का गेम है कि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ के जाते हो और वहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाएगा कि कुछ ऐसा पढ़ा था, और कुछ ना कुछ प्रोसेस करके एलिमिनेट करके आप राइट आंसर तक पहुँच सकते हो। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, मैं सबको ही रिप्लाई करता हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ कि 48 आवर्स के अंदर ही रिप्लाई कर दूँ। तो आप वहाँ से कुछ पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। सर ग्रेजुएशन के साथ शुरू कर सकते हैं प्रिपरेशंस? बिल्कुल आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन शुरू, और मेरे ख्याल से आपको कर देनी चाहिए अगर आप 3rd ईयर में हो तो। नहीं, फर्स्ट ईयर से, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर से। अरे कॉलेज में हो, कॉलेज एंजॉय कर लो थोड़ा, फर्स्ट सेकंड ईयर एंजॉय कर लो, 3rd ईयर से कर सकते हो। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मैंने कॉलेज के बाद शुरू की थी, बट आप 3rd ईयर से कर सकते हो अगर आपको इनफ नॉलेज है सिलेबस वगैरह की, यूपीएससी के एग्ज़ाम की, तो आप कर सकते हो। रेफरेंस बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, यार इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए तो काफ़ी सारे बुक्स हैं, बट जो इकोनॉमी है उसमें आप मैंने बताया था एनसीईआरटी की माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स और श्रीराम की इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया जो प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी है वहाँ से आप कर सकते हो, या जनरल स्टडीज़ के लिए। बट जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, काफ़ी सारी किताबें हैं, जैसे माइक्रो की एच एल आहूजा, मैक्रो की फ्रॉयन, इंटरनेशनल की सल्वाटोर, पब्लिक फाइनेंस का एच एल भाटिया, इंडियन इकोनॉमी के लिए उमा कपिला। तो ये सारे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की किताबें हैं, तो आप ऑप्शनल के लिए ये सब किताबें रेफ़र कर सकते हो। और एक मैं जो फॉलो किया करता था ऑप्शनल के लिए, वो था एक अभिमन्यु गहलोत का ब्लॉग है रिलक्टेंट इकोनमिस्ट करके, वो भी यूपीएससी किया हुआ उन्होंने टॉप रैंक के साथ। तो आप उनका ब्लॉग देख सकते हैं, उनसे उससे काफ़ी हेल्प हुई थी उस ब्लॉग से मुझे, तो हो सकता है शायद आपको भी हेल्प हो। हाउ टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द प्रिपरेशन? यार देखो, मोटिवेशन लाना पड़ेगा अंदर से, कि जो भी आपका मोटिवेशन हो, कि किसी का कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है। किसी का मोटिवेशन हो सकता है कि आपको पैसे कमाने हैं, आपको आपको समाज में इज्जत चाहिए, स्टेटस काफ़ी ज़्यादा चाहिए, आपको पावर चाहिए, या आपको अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करना है। कि किसी का मोटिवेशन हो सकता है कि अपने समाज के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। तो मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, और मोटिवेशन आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि मोटिवेशन के बिना कंसिस्टेंसी काफ़ी मुश्किल है। तो आप अपना मोटिवेशन ढूंढिए और वहाँ से करिए यूपीएससी की तैयारी। सर हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश? जैसे अगर आपको बेसिक से इम्प्रूव करना है तो आप एक रेन एंड मार्टिन की किताब आती है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मतलब वो काफ़ी बेसिक से समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो।
सर अगर 3 इयर्स का प्रिपरेशन रहेगा थोड़ा थोड़ा और कंसिस्टेंसी के साथ तो 4th ईयर में तो क्लियर हो जाना चाहिए ना सर। हाँ हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर से कर सकते हो तो आप बिल्कुल ही तैयारी करो, मतलब वो तो बिल्कुल ही आप पे है, मतलब ये तो मैंने अपना ओपिनियन। हाँ, आई गेस आई एम लाइव अगेन। तो मैं कह रहा था कि 2 साल तैयारी पर एंजॉय कर लो कॉलेज में, फिर थर्ड ईयर से तैयारी कर लेना, तो एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और बिल्कुल फर्स्ट ईयर से करना है तो बिल्कुल आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। आप एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, उसमें आप अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में, अपनी सर्विस प्रेफरेंसेस सब कुछ भरते हो, अपने आपने क्या क्या किया है आज तक जीवन में, तो ये सारा आप करते हो तो अ, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन मेरा इंटरव्यू यार, जैसे मेरे 2 इंटरव्यूज़ थे, लगा बैक टू बैक इंटरव्यू थे, तो 13th ऑफ अगस्त को बीपीएससी का इंटरव्यू था और 16th ऑफ अगस्त को यूपीएससी का इंटरव्यू था। तो 16th अगस्त को था, तो 15th अगस्त को प्राइम मिनिस्टर का स्पीच था रेड फोर्ट से, तो वहाँ से है जो मेरा सारा इंटरव्यू है जो उस स्पीच के अराउंड ही रिवॉल्व किया। तो प्राइम मिनिस्टर ने सैनिक स्कूल में लड़कियों का एडमिशन अब अलाउड हो गया है, सारे सैनिक स्कूल्स में एडमिशन हो सकते हैं, डीकार्बनाइजेशन ऑफ रेलवेज़, फिर उन्होंने हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात की थी, अम, गतिमान मिशन की, गतिमान कुछ ऐसा ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का बात किया था। तो मेरा सारा इंटरव्यू वैसे ही गया था। सर हाउ टू मेमोराइज फैक्ट्स, डेट्स एंड टाइमलाइन इन मॉडर्न हिस्ट्री। नहीं नहीं, बिल्कुल मेमोराइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना प्रीलिम्स में पूछता है ना मेंस में इतना काम होता है। आप जैसे अब अम, बाबर ने कब हमला किया था हिंदुस्तान पे, या पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो आप मत लिखो, आपको ईयर नहीं याद है तो मत लिखो, आप लिख दो इन 16th सेंचुरी। ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट डेट एंड टाइम आपको मेंशन करना है। तो आप एक रफ फिगर दे दो कि इन 13th सेंचुरी, इन 14th सेंचुरी कुछ भी इवेंट हुआ हो। अगर आपको याद नहीं है कि बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह कब मरे थे, जहाँ से थोड़ा सा आपको अप्रॉक्सीमेशन का आइडिया होगा, तो आप एक रफ आइडिया दे दो। हाउ मेनी ईयर्स करेंट अफेयर्स आस्क इन पेपर्स। यार काफ़ी रैंडम है, मतलब इसको कोई आंसर नहीं कर सकता है कि कभी से भी कहीं से कुछ भी पूछ देते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे 1 से 1.5 साल का करके जाया करो, 15 महीने का, तो वो सफाइस कर जाएगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने कर दिया है और सारे एस्पेक्ट्स भी कवर कर लिए हैं। और किसी और को अगर कुछ दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूँ मैं, सर इकोनॉमी में एकदम ज़ीरो हूँ। इकोनॉमी में हीरो बन जाओ यार, माइक्रो पढ़ो, मैक्रो पढ़ो एनसीईआरटी की, और श्रीराम आईएएस की इंडियन इकोनॉमी आती है पार्ट 1 2 3 करके, वहाँ से पढ़ लो, उसमें हीरो बन जाओ। सर हाउ टू सेट टाइम टेबल। यार टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना लो। आप सुबह अगर उठ जाते हो तो सुबह से बना लिया करो। जैसे मैं लेट उठता था, मैं 10 बजे उठता ही था, तो मेरा टाइम टेबल 11 बजे से, तो जैसे 3 3 घंटे का शेड्यूल बना लिया करो कि 3 बार 3 घंटे पढ़ोगे तो 9 घंटे हो जाएंगे आपके। तो वैसे ही आप अपने टाइमिंग के अनुसार से एक टाइम टेबल सेट कर लो। न्यूज़पेपर सही है या करंट अफेयर्स? यार दोनों पढ़ लो यार, मतलब दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स किसी मैगजीन से पढ़ लो और न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर जो पढ़ते हो, नॉट नेसेसरली हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, तो दोनों ही पढ़ो। केस स्टडी सॉल्विंग अप्रोच, ये शायद आप एथिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो केस स्टडी में क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें देखना हमेशा स्टेक होल्डर पूछता है या सॉल्यूशन पूछता है, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है आंसर का, जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। तो आप वो एक बार पढ़ लेना, या किसी टॉपर्स की आंसर शीट वगैरह जो होती है, मैं एथिक्स के लिए देखा करता था विशाखा यादव की, विशाखा यादव को रेफ़र कर सकते हो। वहाँ से केस स्टडी का जो अप्रोच होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है, उनके उनके आंसर कॉपी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सर विच न्यूज़पेपर इज़ बेस्ट, द हिंदू और अदर? यार एज सच कोई बेस्ट नहीं है कोई न्यूज़पेपर, मतलब बिल्कुल ही पर्सनल प्रेफरेंस है आपकी, आपके लिए कौन सा न्यूज़पेपर ठीक है तो वो आप कर लो। कि हिंदू, हिंदू में प्रचार वगैरह बॉलीवुड की खबरें काफ़ी कम रहती है, तो आप पढ़ सकते हो। हिंदू इसीलिए लोग पढ़ते हैं क्योंकि फालतू की चीज़ें नहीं रहती हैं। सर पीसीएस के लिए साइंस कैसे तैयार करें? यार बाकी पीसीएस का तो नहीं पता। हाँ,
साइंस के लिए मैंने बीपीएससी के लिए जो लूसेंट का जो जनरल साइंस होता है और जो येलो वाली बुक आती है उसमें भी साइंस का एक्सेप्शन रहता है, तो वहाँ से कवर किया था। तो और पास्ट ईयर्स बीपीएससी में पास्ट ईयर प्रीलिम्स पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो पास्ट ईयर्स भी। चलो यार, काफ़ी नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे हैं और मैंने लग रहा है कि सारा एड्रेस कर दिया है क्वेश्चन जितने भी पूछे थे। चलो, जो भी इस बार मेंस लिख रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट।